नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपी एजुकेशन सेंटर में। आज का वीडियो है एक दमदार मिक्स टॉपिक, जिसमें दोस्तों हम लोग कवर करेंगे वो सारे टॉपिक्स जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, पुस्तक और लेखक, भारत के प्रमुख त्योहार और पुरस्कार, सब कुछ एक ही वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ये मिक्स सेट बना सकता है आपकी तैयारी को और भी मजबूत दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान यात्रा। मेरे प्यारे साथियों, पहले हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये अनुच्छेद 21 के तहत दोस्तों शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है, बताइएगा। संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। जो अनुच्छेद 78 है ये दोस्तों प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं, बताइएगा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं। तो दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों लगभग आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए अनुच्छेद 66 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्कार के रोकथाम से संबंधित है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 23 जो है ये मानव के यातायात एवं बलात्कार के रोकथाम से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों ये 8वीं अनुसूची में किया गया है, यानी ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है, बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है। तो दोस्तों ये दल बदल विरोधी से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल विरोधी के बारे में है, यानी ऑप्शन ए दल बदल विरोधी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अनुच्छेद 19(1) में है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था। तो दोस्तों मैं कहूँगा ये 1954 में जोड़ा गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A जो है ये 1954 में जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस टॉपिक का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो भारतीय संविधान का टॉपिक था, इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। तो बताइए दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में
अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अनुच्छेद 16 में, यानी ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला टॉपिक है भारत का भूगोल। और सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत जो है अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ, यानी ऑप्शन सी बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की लगभग कितनी किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा, भारत की लगभग कितनी किलोमीटर थल सीमा जो है पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? तो मेरे प्यारे साथियों मैं कहूँगा ये 15,106 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की मानक यामांतर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? बताइएगा, भारत की मानक यामांतर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये मिर्जापुर से गुजरती है, यानी ऑप्शन ए मिर्जापुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत जो है दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बताइएगा, भारत जो है दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में फैला है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 2.3% भाग में फैला है। जो भारत है ये 2.3% भूभाग में फैला है, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? चलिए बताने का प्रयास करिएगा, इनमें से दोस्तों कौन जो है भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये द्रास है। चलिए आपको बता दें कि भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान जो है ये दोस्तों द्रास है। ठीक है, द्रास लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द्रास दोस्तों जो है ये लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइएगा, कर्क रेखा जो है भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये उड़ीसा राज्य से, यानी ऑप्शन सी उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों त्रिपुरा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान, इन तीनों राज्यों से दोस्तों जो है कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 7 देशों के साथ। भारत की दोस्तों जो भू सीमाएं हैं ये 7 पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है दोस्तों। बांग्लादेश है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है नेपाल से जुड़ी हुई हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 5 राज्यों की सीमाएं हैं ये नेपाल से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश दोस्तों, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये जो 5 राज्य दोस्तों हैं इनकी सीमाएं जो है नेपाल से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये 7,570 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना दोस्तों है? 7,517 किलोमीटर है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइएगा, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, यानी ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला टॉपिक है पुस्तक और लेखक। प्रश्न दोस्तों दिया है, शंकर देव द्वारा रचित भावना निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? बताइएगा, शंकर देव द्वारा दोस्तों रचित भावना जो है इसमें दोस्तों किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये ब्रजावली भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा राजा राम मोहन राय द्वारा
कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? बताइएगा, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये मोहन राकेश हैं, यानी ऑप्शन सी मोहन राकेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? बताइएगा, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आनंद मठ के जो लेखक हैं ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक कौन हैं? बताइएगा, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये चेतन भगत हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक जो है ये चेतन भगत हैं, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सुनील गावस्कर हैं, यानी ऑप्शन बी सुनील गावस्कर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये पुपुल जयकर हैं, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये द लाइफ ट्री, ये दोस्तों जो पुस्तक है ये डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये माय कंट्री माय लाइफ, ये जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि दोस्तों ये लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माय कंट्री माय लाइफ जो है ये लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखित पुस्तक है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? बताइएगा, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो दोस्तों ये मैथिली के थे, यानी ऑप्शन सी मैथिली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख त्यौहार। चलिए प्रश्न दिया है आपका पहला, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? चलिए बताइएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो दोस्तों ये सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों, जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह एक फसल कटाई उत्सव है जो मकर संक्रांति का प्रतिरूप है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सूर्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों है, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूल पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूल पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए बताइएगा, मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों लोक रंग उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, लोक रंग उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? चलिए बताइएगा, निम्न में से कौन सा त्यौहार जो है कृषि से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों दीपावली जो है ये कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी दोस्तों लोहड़ी, बैसाखी, पोंगल दोस्तों जो है ये सभी कृषि से संबंधित त्यौहार हैं, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये लाई हरोबा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और दोस्तों यह सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है? चलिए बताइए, आपको बताना दोस्तों रामनवमी दोस्तों जो है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये
अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? बताइएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये देव दीपावली मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका देव दीपावली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? चलिए बताइएगा दोस्तों, भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये लद्दाख में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी लद्दाख आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला टॉपिक है पुरस्कार, और प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, यानी ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये डायनामाइट का आविष्कार किया, यानी ऑप्शन बी डायनामाइट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया गया है, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये 1913 में सम्मानित किया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन सी 1913 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो दोस्तों ये मैरी क्यूरी हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला जो है ये मैरी क्यूरी हैं, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये डॉक्टर सी.वी. रमन ने प्राप्त किया, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में मिला था, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम क्या है? पहले बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम क्या है? तो दोस्तों ये लियू सियाओबो है, यानी ऑप्शन सी लियू सियाओबो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट ने किस संगठन का गठन किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट ने किस संगठन का गठन किया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस का गठन किया था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधित शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए बताइएगा, इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधित शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये रोनाल्ड रॉस को सम्मानित किया गया है, ठीक है। मलेरिया के संचरण संबंधित शोध के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों,
वीडियो को ही पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, ठीक है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।